हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंडोट्रेकियल इंटुबेशन के बारे में। तो आज हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे कि एंडोट्रेकियल इंटुबेशन क्या होता है, कितनी टाइप की ईटी ट्यूब्स होती है, क्या पर्पसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है और हमने ईटी ट्यूब की केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले एंडोट्रेकियल ट्यूब होती क्या है। एंडोट्रेकियल ट्यूब इज ए फ्लेक्सिबल ट्यूब placed in a trachea through the mouth to maintain an open airway। एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या करते हैं, हम नोज या माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं ट्रैकिया के अंदर। फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ट्रैकिया में डालते हैं टू मेंटेन द ओपन एयरवे। एयरवे को ओपन करने के लिए ये ट्यूब डाली जाती है, या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए, टू प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब है कि ईटी ट्यूब डाल के हम पेशेंट को वेंटिलेटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो टू प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो जो ईटी ट्यूब हम डाल रहे हैं वो सबसे मेन उसका जो पर्पस है दैट इज मेंटेनिंग द पेटेंट एयरवे। एयरवे को हमने ओपन करना है और पेटेंट रखना है ईटी ट्यूब के थ्रू। और पेशेंट को हम ईटी ट्यूब के थ्रू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल वेंटिलेशन। असिस्टेड वेंटिलेशन हम पेशेंट को दे रहे हैं थ्रू द वेंटिलेटर। फिर है हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। ड्यूरिंग सर्जरी हम ईटी ट्यूब के थ्रू पेशेंट को एनेस्थीसिया भी देते हैं। तो ये ईटी ट्यूब के पर्पस होते हैं। और ईटी ट्यूब के थ्रू हम क्या दे रहे हैं पेशेंट को, O2 एडमिनिस्ट्रेशन। ईटी ट्यूब के थ्रू हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो दीज आर द पर्पसेज ऑफ ईटी ट्यूब। फिर होता है हमारी जो ईटी ट्यूब होती है वो मेनली दो तरह की होती है, एक होती है नेजोफेरेंजियल, एक होती है ओरोफेरेंजियल। जो नेजोफेरेंजियल ईटी ट्यूब होती है उसको नोज के थ्रू डाला जाता है, और जो ओरोफेरेंजियल होती है उसको हम किसके थ्रू डालते होते हैं, उसको हम डालते हैं ओरल कैविटी के थ्रू। ठीक है, लेकिन जनरली जो ईटी ट्यूब होती है हम ओरल कैविटी के थ्रू ही डालते हैं, क्योंकि नेजल कैविटी के थ्रू जो ट्यूब डालते हैं वहां पे ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, एपिस्टेक्सिस होने का रिस्क रहता है। तो हम ओरल कैविटी के थ्रू जो है वो ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। फिर है हमारे टाइप्स ऑफ ईटी ट्यूब। जो ईटी ट्यूब होती है वो हमारी मेनली दो तरह की होती है, एक होती है कफ्ड ईटी ट्यूब, एक होती है अनकफ्ड टाइप। कफ्ड टाइप कौन सी होती है, अगर हम देखें ईटी ट्यूब को तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा ईटी ट्यूब का। यहाँ पे ये ईटी ट्यूब है, यहाँ पे जो ईटी ट्यूब है यहाँ पे जो है कफ को हम क्या करते हैं, कफ को इन्फ्लेट किया जाता है ईटी ट्यूब में। जब हम ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो 10 ml एयर होती है वो इंसर्ट करेंगे इन्फ्लेट करने के लिए कफ को। तो यहाँ से जब हम एयर डालेंगे तो ये जो कफ होता है ईटी ट्यूब का ये इन्फ्लेट हो जाता है। तो क्यों डालते हैं हम एयर, ताकि जो ट्यूब है वो डिसलॉज ना हो। नहीं तो अगर हम इन्फ्लेट नहीं करेंगे तो जो ईटी ट्यूब है वो ड्यूरिंग कफिंग और ड्यूरिंग स्नीजिंग क्या है, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो उसको फिक्स करने के लिए, ताकि ये पोजीशन पे यहाँ पे फिक्स रहे, तो इसीलिए जो कफ होता है उसको क्या करते हैं हम बाहर से जो है एयर डालते हैं इसको कफ को इन्फ्लेट करने के लिए, ताकि जो ईटी ट्यूब है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि अगर हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, हम एयर नहीं डालेंगे, इस कफ को हम इन्फ्लेट नहीं करेंगे, तो जो पेशेंट होता है उसका एस्पिरेट करने का रिस्क जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ से लूज हो जाती है और जो पेशेंट होता है वो क्या करेगा, जो सिक्रेशंस है उनको एस्पिरेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने जो कफ को हम इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो हम इसको ओवर इन्फ्लेट भी नहीं करना है और इसको हमने कम इन्फ्लेट भी नहीं करना है। तो यहाँ पे जब इन्फ्लेट कर रहे हैं उसको वो अप्रोप्रिएट इन्फ्लेट करना है हमने कफ को, क्योंकि अगर हम अंडर इन्फ्लेट कर रहे हैं, कम इन्फ्लेट करेंगे, तो क्या होगा, जो सिक्रेशंस हैं वो एस्पिरेट होने का रिस्क ज्यादा होता है और जो ट्यूब होती है वो डिसलॉज हो जाती है, यानी कि निकल जाती है वहां से। तो हम इसको अप्रोप्रिएटली इन्फ्लेट करेंगे। और हम यहाँ पे प्रेशर देखते होते हैं इन्फ्लेट करने के बाद
कि जो प्रेशर है कफ का वो कितना है। तो कफ को हमने यहाँ पे इन्फ्लेट कर दिया है ईटी ट्यूब को फिक्स करने के लिए। अगर हमने इसको ओवर इन्फ्लेट कर दिया है तो ट्रैकियल इंजरी होने का रिस्क जो होता है वो ज्यादा होता है। पेशेंट को जो लेरिंजियल नर्व होती है वो डैमेज हो सकती है, पेशेंट को ट्रैकियल स्टेनोसिस हो सकती है। ठीक है, तो हमने इसको ओवर इन्फ्लेट नहीं करना, अंडर इन्फ्लेट नहीं करना है। जो कफ प्रेशर है वो मेंटेन करके रखना है यहाँ पे ईटी ट्यूब का। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है अगर हम कफ्ड ईटी ट्यूब जो है वो पेशेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। फिर हमारी होती है अनकफ्ड ईटी ट्यूब। जो अनकफ्ड ईटी ट्यूब होती है ये हम किस में डालते हैं, ये हम पीडियाट्रिक्स में डालते हैं। पीड्स के जो बच्चे होते हैं उनमें डाली जाती है ये। अगर उनकी एज लेस देन 18 ईयर्स है तो उनमें हम जो ईटी ट्यूब डालते हैं दैट इज द अनकफ्ड टाइप। अनकफ टाइप ईटी ट्यूब क्यों डाली जाती है बच्चों में, क्योंकि जो बच्चों का सबग्लोटिस होता है बच्चों के अंदर, ये क्या करता है, ये ईटी ट्यूब को फिक्स कर देता है। जो सबग्लोटिस होता है बच्चों में हम ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो वहां पे जो ईटी ट्यूब होती है वो सबग्लोटिस के साथ वहां पे फिक्स हो जाती है और वहां पे उसका जो डिसलॉज होने का रिस्क है वो नहीं होता है बच्चों में। इसलिए जो अनकफ्ड ईटी ट्यूब है वो बच्चों में यूज की जाती है एज लेस देन 8 ईयर्स। और एज अगर मोर देन 8 ईयर्स है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम कफ्ड ईटी ट्यूब जो है वो यूज की जाती है। फिर हमारी आती है रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन। जो रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन में हम ईटी ट्यूब यूज करते हैं वो इजीली इंसर्ट हो जाती है और हम इमरजेंसी कंडीशन में अगर ईटी ट्यूब हमने डालनी है तो वहां पे ये रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन किया जाता है। जो ईटी ट्यूब आती है वो इजीली जो है वो पेशेंट को हम इंटुबेट कर सकते हैं। फिर हमारी आती है डबल ल्यूमेन टाइप। डबल ल्यूमेन जो ईटी ट्यूब होती है, जैसे ये हमारी ईटी ट्यूब है, यहाँ पे एक ल्यूमेन ये हो गया इसका, तो यही ईटी ट्यूब के अंदर जो है एक ल्यूमेन और होता है यहाँ पे। तो इस तरह की अगर ईटी ट्यूब है तो उसको हम क्या बोलते होते हैं, डबल ल्यूमेन। इसमें एक ल्यूमेन से हम क्या करते होते हैं, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं, यानी कि वेंटिलेटर को कनेक्ट कर देते हैं। और जो दूसरा ल्यूमेन होता है इससे क्या होता है, पेशेंट इंडिपेंडेंट जो है वो ब्रेथ कर सकता है। जो इंडिपेंडेंट ब्रेथ है वो ले सकता है पेशेंट इस ल्यूमन से। तो ऐसी जो ईटी ट्यूब आती है उसको बोला जाता है डबल ल्यूमन ईटी ट्यूब। फिर हमारी आती है रीइंफोर्स्ड ईटी ट्यूब आती है। रीइंफोर्स्ड ईटी ट्यूब जो होती है ये पेटेंट रहती है और इसमें जो होता है वो किंकिंग का जो रिस्क है वो कम होता है। इस पेटेंट होती है, हाई स्टैंडर्ड ईटी ट्यूब होती है, तो उसको हम बोलते हैं रीइंफोर्स्ड ईटी ट्यूब। ठीक है, तो मेनली आपने इसमें याद रखना है कफ्ड कौन सी होती है, अनकफ्ड टाइप कौन सी होती है। बच्चों में हम अनकफ्ड जो है क्यों यूज करते हैं, कितने साल तक जो है वो अनकफ्ड हमने डालनी है, कितने साल तक जो है वो कफ्ड ईटी ट्यूब हम बच्चों में डालते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ईटी ट्यूब के कि क्या क्या ईटी ट्यूब की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। ईटी ट्यूब हम डालते हैं तो ट्रोमा होने का रिस्क होता है पेशेंट को। ओरल कैविटी के थ्रू डाल रहे हैं तो ओरल म्यूकोजा जो होता है वहां पे ट्रोमा हो सकता है, टीथ में ट्रोमा हो सकता है, ट्रैकियल ट्रोमा हो सकता है। तो ये रिस्क रहता है ईटी ट्यूब डालते हुए। ईसोफेजियल इंट्यूबेशन, जो ट्यूब है वो हमें ट्रैकिया में डालनी होती है, लेकिन कई बार जो ट्यूब होती है वो कहाँ चली जाती है, हमारी ईसोफेगस के अंदर चली जाती है, तो ईसोफेजियल इंट्यूबेशन हो जाता है कई बार। एस्पिरेशन, कई बार हम ईटी ट्यूब डाल रहे हैं तो सिक्रेशन जो होता है वो पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है। इन्फेक्शन का रिस्क है, ईटी ट्यूब डालते हुए हम पेशेंट को इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो वहां पे जो है पेशेंट जो है इन्फेक्शन कैच कर सकता है। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट भी आता है ईटी ट्यूब जब डालते हैं, तो जो पल्स रेट होती है और जो बीपी होता है वो कई बार पेशेंट का ड्रॉप कर जाता है ईटी ट्यूब डालते हुए। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ईटी ट्यूब डालते हुए हमारे आगे आती है। उसके बाद हमारा आता है प्रोसीजर। ईटी ट्यूब का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से जो आर्टिकल्स है वो हमें चाहिए होते हैं ईटी ट्यूब डालने के लिए, तो हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें ईटी ट्यूब डालने के लिए कौन से आर्टिकल चाहिए, क्या हमारा प्रोसीजर होता है ईटी ट्यूब का। आर्टिकल्स हम कौन कौन से लेंगे, टावल चाहिए हमें, एंडोट्रेकियल ट्यूब चाहिए अप्रोप्रिएट साइज की। साइज एंडोट्रेकियल ट्यूब का दिया हुआ है, न्यूबॉर्न में 2.5 टू 4 mm की होती है, इन्फेंट में 4 टू 4.5 mm की होती है। चाइल्ड अगर लेस देन 10 ईयर है तो 5 टू 7 mm की यूज करेंगे। चाइल्ड मोर देन 10 ईयर है 7 टू 8 mm यूज करेंगे। अडल्ट में हम करते हैं 8 टू 9.5 mm। मैन में करेंगे 7 टू 9 mm और वुमेन में करेंगे
6.5 टू 8.5 mm की जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो यूज की जाती है। तो अप्रोप्रिएट साइज की एंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए हमारे पास। लैरिंजोस्कोप होना चाहिए विद ब्लेड्स। स्टीलेट होना चाहिए हमारे पास। स्टीलेट जो है हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर मेटल का होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो हमारी किंक नहीं होती है, पेटेंट रहती है, तो इसीलिए स्टीलेट यूज किया जाता है। लिग्नोकेन जेली लेंगे। एम्बू बैग और मास्क होना चाहिए हमारे पास, और ऑक्सीजन का सोर्स होना चाहिए। सक्शन एपरेटस होना चाहिए सक्शनिंग के लिए। सक्शन कैथेटर होना चाहिए 14 फ्रेंच का, और अडहेसिव टेप होनी चाहिए हमारे पास फिक्स करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोसीजर आता है एंडोट्रेकियल ट्यूब कैसे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन प्रोसीजर। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, पेशेंट के जो साथ वाले रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और उनसे कंसेंट लेंगे। कंसेंट लेने के बाद सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे, वो आर्टिकल्स और इक्विपमेंट्स जो है वो सारे के सारे हमारे रेडी होने चाहिए। प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है हमने इंसर्ट करते हुए एंडोट्रेकियल ट्यूब को। फिर उसके बाद हमारा आता है, पेशेंट को हमने जो है हेड को एक्सटेंड करना है, हेड एक्सटेंड, स्नीफिंग पोजीशन भी बोलते हैं इसको, कॉल्ड स्नीफिंग पोजीशन देंगे पेशेंट को। ऐसे करके नेक को हमने एक्सटेंड करना है ताकि जो एयरवे है वो ओपन हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, करने के बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि अंदर कोई टूथ वगैरह है जो हिल तो नहीं रहा है पेशेंट का, इस चीज का हमने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कोई टीथ वगैरह हिल रहा होता है तो टूट के वो साथ में जो पेशेंट है एस्पिरेट कर जाता है, अंदर चला जाता है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। उसके लिए हमारे पास मैगिल फोर्सेप होती है, मैगिल्स फोर्सेप होती है, अगर कोई टूथ हिल रहा होता है तो उसको हम निकाल देते हैं मैगिल फोर्सेप के साथ। फिर हेड को हमने एक्सटेंड कर दिया, ऐसे स्निफिंग पोजीशन दे दी। फिर हम उसके बाद हम क्या करेंगे, लैरिंजोस्कोप, लैरिंगोस्कोप जो है हमारा, लैरिंगोस्कोप से ट्रैकिया को हमने विजुलाइज करना है, ट्रैकिया को हम देखेंगे, और ईटी ट्यूब को, ट्रैकिया अगर हमें विजुलाइज होगी है लैरिंगोस्कोप से, तो जो ईटी ट्यूब है हमारी उसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। जो ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं वो ट्रैकिया के अंदर इंसर्ट की जाती है, ये हमारी ट्रैकिया है यहाँ पे, और ये आगे डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है जो ट्रैकिया है। जहां पे ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कैरिना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कैरिना। तो यहां से हम जो ईटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं वो कितनी होनी चाहिए हमारी, 3 to 4 सेंटीमीटर जो है वो हम ऊपर तक रखेंगे, कैरिना से ऊपर। ठीक है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि ईटी ट्यूब अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वो हमने जहां पे बाइफर्केट हो रही है ट्रैकिया, उस पॉइंट को हम कैरिना बोलते हैं। तो कैरिना से 3 to 4 सेंटीमीटर जो है वो हमने ऊपर तक रखना है ईटी ट्यूब को। तो हम ईटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको यहां तक रखेंगे, 3 to 4 सेंटीमीटर अबव द कैरिना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ईटी ट्यूब है वो हमने इंसर्ट कर दी है, ईटी ट्यूब के अंदर हमारा स्टीलेट है। तो जैसे ही पोजीशन के ऊपर जहां पे हमने ईटी ट्यूब को फिक्स करना है उस पोजीशन पे ईटी ट्यूब हमने फिक्स कर दी है, तो स्टीलेट को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। लिग्नोकेन जेली हमने यूज करनी है इंसर्ट करने से पहले ट्यूब के ऊपर। स्टीलेट हमने बाहर निकाल दी है और ईटी ट्यूब जो है वो हमने पोजीशन पे फिक्स कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फ्लेट द कफ, इन्फ्लेट द कफ, जो कफ है उसको इन्फ्लेट कर देंगे। और कितनी एयर से इन्फ्लेट करते हैं, 10 ml ऑफ एयर जो है उसके अंदर डालेंगे हम कफ को इन्फ्लेट करने के लिए। ठीक है, जैसे ये हमने पहले भी बताया, ये हमारी ईटी ट्यूब है, तो यहाँ पे पीछे, यहाँ पे ऐसे करके कफ जो है इन्फ्लेट करना होता है। तो यहाँ से हम एयर जो है यहाँ से डालते हैं एयर सिरिंज के साथ। तो यहाँ से सिरिंज के साथ अगर एयर डालेंगे तो यहाँ से जो कफ है वो इन्फ्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिरिंज भी चाहिए, आर्टिकल्स में 10 ml की जो सिरिंज है वो भी चाहिए कफ को इन्फ्लेट करने के लिए। ठीक है, कफ हमारा इन्फ्लेट हो गया है, स्टीलेट हमने बाहर निकाल दी है। फिर हम क्या करेंगे, जो अडहेसिव टेप है उसके साथ हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, फिक्स ईटी ट्यूब, दोनों साइड से जो ईटी ट्यूब है उसको हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब हमारी ईटी ट्यूब जो है वो पोजीशन पे है या नहीं है, तो वो क्या है, पेशेंट की जो बाइलेटरल
मूवमेंट होती है चेस्ट की, उससे हमें पता चल जाता है कि जो ईटी ट्यूब है वो हमारी सही पोजीशन पे फिक्स हो गई है। अगर हमें पेशेंट की बाइलेटरल चेस्ट मूवमेंट अगर हमें दिख रही है, तो बाइलेटरल चेस्ट मूवमेंट हमने देखनी है पेशेंट की। फिर हम अस्कल्टेट करके देख सकते हैं, तो अस्कल्टेट करके देखेंगे, जो ब्रेथ साउंड है वो हमें सुनाई देगी अगर हम अस्कल्टेट करके देखेंगे। लेकिन जो कंफर्मेटरी मेथड होता है ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट को चेक करने के लिए, दैट इज एक्सरे। अगर क्वेश्चन आता है कि कंफर्मेटरी मेथड टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब, तो दैट इज बाय द एक्सरे। ठीक है, एक हमारा होता है कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी, इसमें हम क्या करते हैं, कैप्नो वर्ड होता है CO2 के लिए आता है, तो इसमें CO2 का हम पार्शियल प्रेशर देखते हैं। CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है एक्सेल्ड एयर के अंदर, जो एयर एक्सेल कर रहा है पेशेंट, उसमें हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे CO2 का कितना है। तो उससे भी हमें पता लग जाता है कि हमारी ईटी ट्यूब जो है वो उसकी प्लेसमेंट सही है या नहीं है, तो इस चीज से हमें पता लग जाता है। लेकिन कंफर्मेटरी कोई पूछता है तो दैट इज एक्सरे इज द कंफर्मेटरी मेथड टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब। ठीक है, तो बाइलेटरल चेस्ट मूवमेंट होगी, अस्कल्टेट करके देखेंगे दोनों चेस्ट की साइड में हम, तो ब्रेथ साउंड हमें सुनाई देगी। कैप्नोग्राफी करके देखेंगे, और या इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का है एक्सरे कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारे मेथड्स हैं कि हम कैसे कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि हमारी ट्यूब जो है वो सही पोजीशन पे फिक्स हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि हमने जो है ईटी ट्यूब है वो फिक्स कर दी, उसकी प्लेसमेंट जो है वो हमने चेक कर ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिक्रेशंस अगर है तो हम क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि ईटी ट्यूब के अंदर जो है वो सिक्रेशंस है, तो उसके बाद हमने सक्शनिंग करनी है। सक्शनिंग का हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सक्शनिंग होती है वो 10 सेकंड से ज्यादा है, 10 to 15 सेकंड से ज्यादा हम नहीं करेंगे। जब कैथेटर इंसर्ट करेंगे तो प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, जब कैथेटर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हमें सक्शनिंग का जो प्रेशर है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने सक्शनिंग कर दी है। सक्शनिंग करने के बाद हम क्या देखते होते हैं, जो ईटी ट्यूब हमने डाली है उसका हम क्या करेंगे, कफ प्रेशर चेक करेंगे ईटी ट्यूब का। जो कफ प्रेशर चेक किया जाता है ईटी ट्यूब का, दैट इज बाय द मैनोमीटर। जो मैनोमीटर होता है उससे प्रेशर चेक किया जाता है, कफ प्रेशर। ठीक है, तो मैनोमीटर से चेक करेंगे। जो सेंट्रल वीनस प्रेशर जैसे चेक करते हैं इसी तरह से मैनोमीटर से कफ प्रेशर चेक किया जाता है ईटी ट्यूब का। और जो नॉर्मल कफ प्रेशर होता है ईटी ट्यूब का, दैट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ये आपने याद रखना है, कफ प्रेशर कैसे चेक करते हैं और नॉर्मल कफ प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ईटी ट्यूब है वो ओवर इन्फ्लेट हमने नहीं करनी है और अंडर इन्फ्लेट भी नहीं करनी है, तो सिक्रेशन जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अंडर इन्फ्लेट है पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, और ओवर इन्फ्लेट अगर हमने कर दी है ईटी ट्यूब, तो ओवर इन्फ्लेशन से जो ट्रैकियल ट्रोमा हो सकता है पेशेंट को, ट्रैकियल स्टेनोसिस हो सकती है, लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि जो कफ है उसको हमने ओवर इन्फ्लेट नहीं करना है। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमने ईटी ट्यूब इंसर्ट की है उसको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। इतने हमारे वेंटिलेटर की सेटिंग अगर नहीं आ रही है तो इतने हम एम्बू से क्या करते होते हैं, जो ऑक्सीजन है वो मास्क और एम्बू से हम जो है ऑक्सीजन देंगे, एम्बू से देंगे। एम्बू जो है वो कनेक्ट कर देंगे ईटी ट्यूब के साथ, तो जब तक हमारे वेंटिलेटर जो है, पेशेंट को हम मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर नहीं डालते हैं। उसके बाद हम वेंटिलेटर को कनेक्ट कर देते हैं ईटी ट्यूब के साथ। ठीक है, फिर हमने जो सक्शनिंग करनी है 4 आवरली जो सक्शनिंग होती है पेशेंट की वो हम करेंगे। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ईटी ट्यूब हमने अटैच कर रखी है, तो 4 आवरली हमने उसकी सक्शनिंग करनी है। ठीक है, और जो सर्किट होता है हमारा, जो वेंटिलेटर से ईटी ट्यूब कनेक्ट है, जो सर्किट होता है पूरा का पूरा वेंटिलेटर का, उसको हमने 48 आवर्स के बाद जो ट्यूबिंग्स हैं उनको हमने चेंज कर देना है। 48 आवर्स के बाद ट्यूबिंग्स को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे और पेशेंट को क्या होगी, वहां पे पेशेंट को सेप्सिस हो जाएगी। तो जितनी भी हमारा जो सर्किट है वेंटिलेटर का जो अटैच है एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ, उसको हम 48 आवर्स के बाद क्या करेंगे, उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। 4 आवरली जो है वो पेशेंट की हमने सक्शनिंग करनी है।
पेशेंट के वाइटल साइन है वो मॉनिटर करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइन नॉर्मल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसकी हमने एबीजी करवानी है, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस जो पेशेंट की वो हम डेली कराएंगे। तो एबीजी में हम क्या देखते होते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर CO2 का देखेंगे, पीएच कितनी है, सोडा बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है और पेशेंट की सैचुरेशन कितनी है। ये जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी एबीजी जो हम करवाते हैं उसमें आती है। तो उसमें हमें पता लग जाता है कि पेशेंट का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है। तो वहां से हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस तो नहीं है, पेशेंट को एसिड बेस इम्बैलेंस तो नहीं हो गया है। तो उस चीज को हमने डिटेक्ट करना है। अगर पेशेंट एंडोट्रेकियल इंटूबेशन पे है, पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज और हमारी आती है, वैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर पे हम पेशेंट को डालते हैं तो आफ्टर 48 आवर्स जो होता है पेशेंट को रिस्क होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने का रिस्क रहता है। तो उस चीज के लिए भी हमने क्या करना, उस वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने को हमने प्रिवेंट करना है। प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। हम पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई भी केयर कर रहे हैं पेशेंट की, एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे। हाँ, उसके बाद हम 2 आवरली जो है वो पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, पेशेंट को ज्यादा सडेशन नहीं देंगे, ठीक है। पेशेंट को डीवीटी होने का रिस्क रहता है तो प्रोफिलैक्टिकली हम डीवीटी को प्रिवेंट करेंगे। तो ये सारे के सारे जो मेजर्स है वो बंडल ऑफ केयर में। तो कोई पेशेंट अगर एंडोट्रेकियल इंटूबेशन अगर कर रखा है तो उसकी हम क्या करेंगे, उसकी हम एबीजी वैल्यू हमने चेक करनी होती है, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस हम करके देखेंगे। तो डेली आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस करवाएंगे तो उसमें हम क्या देखते होते हैं, उसमें हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या है, पीएच कितनी है, और हमारा और क्या देखेंगे इसके अंदर, बाइकार्बोनेट आयन क्या है, सैचुरेशन क्या है पेशेंट की। तो ये सारी फाइंडिंग्स हमारी एबीजी में आएगी। तो एबीजी वैल्यू से हमें पता लग जाएगा कि जो पेशेंट है वो कितना इंप्रूव कर रहा है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस है वो कितने इंप्रूव कर रहे हैं, और कितना टाइम के बाद जो पेशेंट है हम उसको एक्सटुबेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कई बार क्या होता है, जो पेशेंट होता है कई बार जो ट्यूब होती है वो डिस्क्लोज हो जाती है और जो ट्यूब है वो बाहर निकल आती है। तो उस केस में हमने क्या करना है, पेशेंट को असिस्ट करवाना है, और जो एम्बू मास्क और बैग होता है हमारे पास तो उसके साथ हमने जो पेशेंट है उसको जो है वो वेंटिलेशन जो है देना शुरू स्टार्ट कर देना है एम्बू बैग के साथ, अगर एक्सीडेंटली जो ईटी ट्यूब होती है अगर वो निकल जाती है, ठीक है। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ईटी ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे जनरली पूछा जाता है, और नॉर सेट में तो जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है ईटी ट्यूब से, चाहे उसका साइज हो, या फिर पूछते हैं कैरिना से कितना ऊपर ईटी ट्यूब को हम रखेंगे, इन्फ्लेट करने के लिए कितनी एयर डालेंगे, कफ प्रेशर हम कैसे मेजर करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ईटी ट्यूब पे आ सकता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट ईटी ट्यूब। तो ये था एंडोट्रैकियल इंटूबेशन के बारे में। कोई भी अगर आपका डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।